नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और संघ गाथा में आपका स्वागत है। संघ गाथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संघ गाथा। आज संघ गाथा के इस विशेष अध्याय में हम भारत की उस शक्ति से परिचित होने जा रहे हैं जो हमारे राष्ट्र की रीढ़ है, हमारी मातृशक्ति, वह शक्ति जो सींचती भी है, संभालती भी है और आवश्यकता पड़ने पर अग्नि की तरह प्रज्वलित भी हो जाती है। भारत के इतिहास का यह सत्य है कि जब जब नारी ने नेतृत्व संभाला, राष्ट्र ने नया उत्कर्ष पाया। और इसी विचार से 1936 में एक अद्भुत, अद्वितीय और भविष्य निर्माण करने वाला संकल्प जन्मा। एक स्वतंत्र, स्वायत्त, अनुशासित और राष्ट्रनिष्ठ संगठन, राष्ट्र सेविका समिति। यह संगठन केवल शाखाएं या शारीरिक प्रशिक्षण नहीं देता, बल्कि यह विद्यालय है जहां नारी को कर्तव्य, नेतृत्व, आत्मविश्वास और राष्ट्रभक्ति की नई परिभाषा दी जाती है। हम सब ने यह प्रश्न कई बार सुना है कि आरएसएस की शाखा में पुरुष जाते हैं तो महिलाएं क्यों नहीं? लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं, जानते हैं कि भारत की संस्कृति की संरचना में पुरुष और नारी दोनों ही राष्ट्र यात्राएं पूरक है, पर उनकी विधियां, संवेदनाएं और कार्यक्षेत्र स्वभावतः भिन्न है। आज इस पूरे एपिसोड में हम इसी प्रश्न का उत्तर इतिहास, परंपरा और संगठनात्मक दर्शन के माध्यम से देंगे और साथ ही मिलेंगे उन सेविकाओं से जो केवल घर का नहीं बल्कि समाज, संस्कृति और राष्ट्र का भविष्य गढ़ रही है। आज हम आपके सामने सिर्फ एक संगठन की कथा नहीं बल्कि नारी नेतृत्व की उस राष्ट्र यात्रा को प्रस्तुत कर रहे हैं जिसने भारत को पुनर्जागरण की गति दी है। स्वागत है उस अध्याय में जहां शक्ति भी है, करुणा भी, अनुशासन भी और मातृत्व भी। यह है राष्ट्र सेविका समिति की गाथा। मैं भारत माता हूँ। सदियों से समय की हर करवट को देखती आई हूँ। जब जब मेरे बेटे वीरता से खड़े हुए, तब तब मेरी धरती सुरक्षित हुई। पर मेरी एक सच्चाई और भी है। मेरा सामर्थ्य आधा है। यदि मेरी बेटी शिक्षित न हो, मेरी शक्ति अधूरी है। यदि मेरी नारी संगठित न हो और मेरा भविष्य असुरक्षित है, यदि मेरी बेटियां नेतृत्व में आगे न बढ़े। मैं वह भूमि हूँ जहाँ शक्ति केवल पूजी नहीं जाती, जीवन का आधार मानी जाती है। आज मेरी पुकार यही है कि मेरी नारी पुनः जागे, संगठित हो और राष्ट्र नीति, समाज सेवा और संस्कृति हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़े। मेरी आशा, मेरी ऊर्जा, मेरी रक्षा मेरी बेटी के कंधों पर ही है। और आज नारी शक्ति की यह यात्रा एक नए अध्याय में प्रवेश कर रही है। राष्ट्र सेविका समिति यह पूर्ण रूपेण महिलाओं का संगठन है। उनके नाम में ही राष्ट्र सेविका समिति। सेविका कौन? सेवा करने वाली सेविका, और समिति यानी उनका संगठन। हमारे एक ग्रंथ में समिति इस शब्द की व्याख्या बताई गई है। प्राणी पीड़ा परिहारेण सम्यक गमने साच समिति। जो प्राणियों की पीड़ा हरण करती है और जो योग्य मार्ग से जाती है वह समिति, ऐसा उसका अर्थ दिया है। तो सबका दुख दर्द हरण करना, दूर करना, यह भी समिति में अत्यंत एक महत्वपूर्ण बिंदु माना गया है। हम सेविका है और सेविका यानी स्वयं स्फूर्ति से, स्वयं प्रेरणा से सेवा करने वाली। और इसीलिए हम अपने यहाँ एक सेवा विभाग, यह अलग से विभाग है और उसके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, धार्मिक, ऐसे विविध इसके कार्य चलते रहते हैं।
शिक्षा विभागों का सोचेंगे तो अपने 363 ऐसे शिक्षा कार्य चलते हैं। उसमें संस्कार वर्ग है, अलग अलग भागों में चलने वाले सेवा छात्रावास है। सेवा छात्रावास यह एक अनोखी ऐसी संकल्पना है और अपने यहाँ 1984 में पहला सेवा छात्रावास प्रारंभ हुआ। 1987 के बाद पूर्वांचल की माने असम, अरुणाचल, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा यहाँ से बालिकाएं पढ़ने के लिए आने लगी और वो अच्छी तरह से पढ़ाई करके अपने अपने प्रांत में वापस भी गई और वहाँ भी वो विभिन्न तरह के सेवा कार्य करते आ रही है। उन्होंने यहाँ से प्रेरणा ली। अभी मेघालय में पढ़कर गई एक बालिका है, उसने अपना एक स्वयं का विद्यालय प्रारंभ किया है, वो भी चला रहे हैं। यहाँ से पढ़कर गई हुई बालिकाओं के माध्यम से हाफलोंग जैसे असम में हाफलोंग और मिज़ोरम में कमला नगर में एक छात्रावास अपना चल रहा है। वैसे ही अलग अलग स्थानों पर मैंने जैसा मैंने ये आपको वनवासी कन्या छात्रावास यह नागपुर का बताया। नागपुर में जो देवी अहल्याबाई स्मारक समिति ट्रस्ट है ट्रस्ट है, उसके अंतर्गत ये वनवासी कन्या छात्रावास चल रहा है। वैसा ही बिलासपुर में कुष्ठ रोगियों के स्वस्थ बालिकाओं के लिए छात्रावास चल रहा है। साल था 1936। भारत स्वतंत्रता की लड़ाई में डूबा हुआ था। समाज में परिवर्तन का उभार था, लेकिन नारी अभी भी अपने सामर्थ्य के अनुरूप सामाजिक मंच पाने के लिए संघर्षरत थी। इसी समय सामने आई एक तेजस्वी, विचारशील और संवेदनशील महिला लक्ष्मीबाई केळकर, जिन्हें आज हम श्रद्धा से वंदनीय ताई के नाम से जानते हैं। आइए। नमस्कार। आपा जी नमस्कार। आइए आइए, बैठिए बैठिए। बैठिए। कैसे आना हुआ अप्पा जी? डॉक्टर साहब, ये हैं लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई नमस्कार। नमस्कार। कैसी हैं आप? गुस्से में हूँ। गुस्से में? क्यों? क्या आपका संघ सिर्फ पुरुषों का है? क्या 35 करोड़ हिंदुओं में सिर्फ पुरुष आते हैं? हम स्त्रियों का उसमें कोई स्थान नहीं। हमारा संघ सभी का है, पर हमने अभी तक महिलाओं के बारे में सोचा नहीं था। क्यों नहीं सोचा? जब सभी देवी देवता किसी असुर से हार जाते हैं तो वो शक्ति की आराधना करते हैं। हम वही शक्ति हैं। आप अपने संघ को इस शक्ति से अलग कैसे रख सकते हैं? अब तक हमारे पास महिलाओं का नेतृत्व करने वाला चेहरा नहीं था। अब आप हो। अगर आप ये जिम्मेदारी स्वीकार करती हैं तो संघ आपके साथ है। मेरा बेटा शाखा जाता है, मैं उसी से सीखूंगी और सभी महिलाओं को सिखाऊंगी। अप्पा जी आपका सहयोग करेंगे। ताई केळकर ने देखा कि राष्ट्र निर्माण की धारा में महिलाएं पीछे न रहें, इसके लिए एक ऐसा मंच आवश्यक था जहां नारी में शक्ति भी हो, संस्कार भी और नेतृत्व भी, और साथ में सेवा भी। उन्होंने विचार डॉक्टर हेडगेवार जी से साझा किया। डॉक्टर साहब ने कहा, श्री का मार्ग अलग है और उज्जवल है, उसे उसी गरिमा के साथ चलना चाहिए, और यही से जन्म हुआ राष्ट्र सेविका समिति का। भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि भूरि एक, दोन, शिरमार कुरु। एक। नमस्कार। 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 लक्ष्मीबाई, अद्भुत। दोन। आप सचमुच शक्ति हो। दोन। एक। आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं। हम जो भी कर रहे हैं वो आपके मार्गदर्शन के बिना संभव ही नहीं है। एक, दोन। नहीं नहीं, ये तो आपके परिश्रम और दृढ़ निश्चय का प्रतिफल है। दोन।
वैसे आपने इस महिला संघ का क्या नाम रखा है? राष्ट्र सेविका समिति। उत्तम, अति उत्तम। आप ईश्वरीय कार्य कर रही हैं। अपना कार्य ऐसे ही करते रहिए। समिति का उद्देश्य कभी भी आरएसएस की महिला शाखा बनना नहीं था। समिति अपना जन्म घड़ी से ही एक स्वतंत्र विचार थी। नारी की प्रकृति, उसकी शक्ति, उसकी गरिमा और उसके सांस्कृतिक दायित्वों को समझकर बना हुआ मार्ग। यह संगठन इस भावना से उत्पन्न हुआ कि स्त्री का नेतृत्व पुरुष के नेतृत्व के प्रतिलिपि नहीं होता, बल्कि उसका अपना विशिष्ट स्वर, अपनी दृष्टि और अपनी संगठन पद्धति होती है। इसलिए राष्ट्र सेविका समिति को एक अलग पहचान दी गई, अलग कार्य पद्धति, अलग प्रशिक्षण और सबसे महत्वपूर्ण एक ऐसा मंच जहां भारतीय स्त्री अपने स्वभाव के अनुरूप राष्ट्र निर्माण का मार्ग चुन सके। यह महिला शाखा नहीं, बल्कि नारी केंद्रित राष्ट्र यात्रा है, जो मातृत्व की करुणा, शक्ति, दृढ़ता और संस्कृति के जड़ों से मिलती है। मैं समय हूं। मैंने युगों को जन्म लेते देखा है, सभ्यताओं को उठते गिरते देखा है और हर परिवर्तन के केंद्र में नारी की भूमिका देखी है। जब समाज ने नारी को सीमाओं में कैद किया, उसकी सामर्थ्य को 4 दीवारों तक बांध दिया, तभी भारत की शक्ति भी बिखर गई। मेरे प्रवाह में वह कालखंड दर्ज है जब अधूरी नारी शक्ति ने राष्ट्र को भी अधूरा बना दिया। लेकिन जैसे ही नारी ने अपनी क्षमता पहचानी, अपने कदम आगे बढ़ाए, कर्तव्य, करुणा और नेतृत्व के मार्ग पर चली, तो मैंने भारत को फिर से उठते देखा। नारी ने जब कलम उठाई, ज्ञान बढ़ा। जब उसने सेवा चुनी, समाज बदला। जब उसने नेतृत्व संभाला, राष्ट्र दिशा पर आया। मैं समय आज भी यही कहता हूं, नारी की चेतना जब प्रज्वलित होती है तो राष्ट्र की यात्रा भी प्रकाशमान हो जाती है, क्योंकि भारत की तेजस्विता हमेशा नारी शक्ति के उदय से ही पूर्ण स्थापित हुई है। रघुवर तेरे राह निहारे, रघुवर तेरे राह निहारे, सातों जन्म से सिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया। दिम तन देरना, दिम तन देरना, धन साम सागम धानी धाम गप, गम प सा सा गम प नी गम प नि ध प म ग रे गम ध प रे म प ध म प नि नि ध प म प ग म रे स नि स रे रे म म प प ध ध म म नी नि रे स नि ध नि ध प म प ध नि ध प म ग रे स नि स रे रे ग। न तो मैया के लोरे, ना ही फागुन के होरे मोहे, कुछ दूसरा ना भाई रे। जब से लेना ये जाके एक धनुर्धर से लागे, तब से बिरहा मोहे सताए रे। हाँ, न तो मैया के लोरे, ना ही फागुन के होरे मोहे, कुछ दूसरा ना भाई रे। जब से लेना ये जाके एक धनुर्धर से लागे, तब से बिरहा मोहे सताए रे। दुविधा मेरे सब जग जाने, दुविधा मेरे सब जग जाने, जानी न निर्मोहिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया। श्री शक्तिपीठ यह वंदनीय मौसी जी का स्मारक है। वंदनीय मौसी जी को यहाँ अंतिम प्रणाम दिया गया था और नागपुर में पहली बार ऐसी अंतयात्रा देवी अहिल्या मंदिर धंतोली से निकलकर रामनगर तक पहुँची थी और करीब 10,000 सेविकाओं ने वंदनीय मौसी जी को अंतिम प्रणाम दिया था। तो इसलिए यह एक सभी सेविकाओं के लिए प्रेरणा स्थान है। मौसी जी का स्मारक एक तुलसी वृंदावन के स्वरूप में यहाँ है तथा मौसी जी का एक पुतला भी यहाँ है। यहाँ अनेक सेवा कार्य चलते हैं।
जिसमें महिलाओं को सक्षम बनाए, सुसंस्कृत बनाए, यह मुख्य उद्देश्य यह है। यहाँ एक उद्योग मंदिर है जहाँ महिलाओं को विविध व्यंजन बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है और उस माध्यम से महिलाएं आर्थिक दृष्टि से सक्षम होती है। धर्मार्थ होम्योपैथी चिकित्सालय है। बहुत आसपास के रुग्ण उस सेवा का फ़ायदा लेते हैं। यहाँ एक समृद्ध वाचनालय है जिसमें धार्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक अन्य ग्रंथ उपलब्ध है और इसकी विशेषता यह है कि हम एक प्रश्नावली के रूप में हर वर्ष में एक बार प्रश्न मंजूषा लेते हैं, जिसलिए वाचक लोगों को नई प्रेरणा मिलती है। समिति के विविध उपक्रमों के शिविर यहाँ चलते हैं, सेविकाएं आती है। यहाँ एक कीर्तन शिविर होता है जो सामाजिक विषय के द्वारा कीर्तन प्रशिक्षण दिया जाता है। करीब 8-10 दिन यहाँ कीर्तन सिखाया जाता है। विदर्भ के छोटे छोटे स्तर से यहाँ पुरुष तथा महिलाएं आकर कीर्तन के माध्यम से वो तैयार होती है और समाज में कीर्तन का प्रबोधन करने वो सक्षम बनती है। संस्कार वर्ग लिया जाता है तथा यहाँ कई विद्यार्थियों को पढ़ाने की भी सुविधाएं हैं। अगर किसी का मैथ्स वीक है, इंग्लिश वीक है, तो हमारे यहाँ ऐसे सेविका समय देती है जिस माध्यम से उनको पढ़ाया जाता है और वो स्वयं एक सुरक्षित जगह पर पहुँचती है। ऐसा भाव उनके माता पिता को रहता है, इसलिए उनको यहाँ लाते हैं, भेजते हैं, क्योंकि यह एक उनके लिए प्रेरणादायी तथा अभ्यास के लिए एक अच्छी जगह मानी जाती है। के अलावा यहाँ भजन वर्ग चलता है, समिति की साप्ताहिक शाखाएं लगती है और कुछ छात्राओं के लिए निवासी छात्रावास भी यहाँ सशुल्क है। अपने ही परिवार से छात्राएं यहाँ रहती है और केवल पढ़ाई करके ही ध्यान हो और एक संरक्षित स्थान उन्हें रहने को मिले, यह हमारा प्रबंध रहता है। यहाँ हम दास नवमी उत्सव लेते हैं जो रामदास स्वामी जी का जन्म के पर्व पर होता है। अनेकानेक विदुषी तथा विद्वान प्रबुद्ध वक्ता यहाँ बुलाए जाते हैं और यह एक नागपुर में एक प्रतिष्ठित कार्यक्रम समझा जाता है। इसके अलावा भी समय समय पर ग्रामीण भाग में आरोग्य कैंप लेना, हमारे यहाँ जो महिलाएं काम करती है उनको आरोग्य के संबंधी जानकारी देना तथा इलाज करवाना। और एक विशेषता ऐसी है कि हमारे यहाँ जो महिला काम करती है या समय देती है, उनकी अगर बालिकाएं घर में अकेले नहीं रह सकती तो वो बालिकाओं का दिन भर यहाँ रहने का हम लोग प्रबंध करते हैं। तो हर तरह से समाज की जो महिलाएं हैं उनको से ज़्यादा एम्पावर करेंगे, सक्षम करेंगे, यह प्रयास हमारा रहता है। मैं एक बाल सेविका से एक निवृत्त प्राध्यापिका और अभी शक्तिपीठ का अध्यक्ष यह दायित्व निभा रही हूँ और सामाजिक कार्य का एक समाधान जीवन में प्राप्त होता है वो मुझे मिला है। मेरा परिवार मैके का और ससुराल का दोनों ही संघ विचारों से निगड़ित थे और उनकी प्रेरणा से ही या उनके आशीर्वाद से यह कार्य हो रहा है और ये काम करते समय बहुत ही सुकून और आनंद मिलता है और यहाँ से घर जाते समय एक पॉजिटिव वाइब्स हम घर लेके जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो सेवा कार्य कुछ भी हो, अगर हम निस्वार्थ भाव से वो काम करते हैं तो अलग आनंद और अलग प्रेरणा यहाँ से ले जाते हैं, ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। जो लोग पूछते हैं महिलाएं संघ में क्यों नहीं, उनके लिए समझना अत्यंत आवश्यक है कि आरएसएस पुरुषों का आचरण, अनुशासन और व्यक्तित्व निर्माण के लिए बना संगठन, जबकि राष्ट्र सेविका समिति भारतीय नारी की प्रकृति, उसकी गरिमा, उसकी शक्तियों और उनकी विशिष्ट भूमिकाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया एक स्वतंत्र, स्वायत्त और सशक्त संगठन है। मैं भगवा ध्वज हूं, शक्ति, शील और समर्पण का प्रतीक। युगों से मैं तप, त्याग और तेज की कहानी कहता आया हूं। मेरी प्रत्येक लहराती धारा कर्तव्य का आह्वान करती है और मेरी प्रत्येक केसरिया किरण धर्म, धैर्य और दृढ़ता का संदेश देती है।
पर सुनो, मेरी सबसे दीप्तिमान ज्योति कौन है? वह नारी है जिसके भीतर करुणा भी है और संकल्प भी, जिसकी आंखों में स्नेह भी है और साहस भी, जो घर संभालती है तो परिवार बनता है, जो समाज संभालती है तो राष्ट्र गढ़ता है। यदि मैं बल का प्रतीक हूं तो वह बल की आधारशिला है। यदि मैं त्याग का स्वर हूं तो वह त्याग की अनंत धारा है। नारी मेरी वह उज्जवल ज्वाला है जो समर्पण में भी शक्ति जगाती है और शक्ति में भी संतुलन बनाए रखती है। यही कारण है कि मेरी सबसे पवित्र, सबसे प्रखर, सबसे दिव्य ज्योति भारतीय नारी ही है। समाज की सेवा करने के हेतु 2006 से ये मैं सेवा यहाँ पे दे पा रही हूँ और कई प्रकार के अलग अलग तरह के रोगी यहाँ से अपने कम से कम शुल्क देके यहाँ से ठीक हो रहे हैं। जैसे कि छोटे बच्चे के कई रोग है, अस्थमा है, कफ विकार है, पेट के अनेक अनेक रोग है, या महिलाओं के संबंधित है, जैसे अभी आजकल का सबसे कॉमन जो है पीसीओडी उसको बोलते हैं, ये है, या फिर मासिक इसके संबंधी जो अनेक अनेक विकार है ये, और स्किन डिसीजेस जो है जैसे कि सोरियासिस है, ऐसे कई प्रकार के क्रॉनिक पेशेंट्स अपने यहाँ से निशुल्क ये लेके ठीक होते हैं और शारीरिक मानसिक अनेक विकारों में अपनी ये दवाई यहाँ से दी जाती है। मैं स्वयं राष्ट्र सेविका समिति की सेविका होने के कारण और जो कि मेरे पिताजी के संस्कार जो है बुल्ढाना जिला में, जो मेरे पिताजी भी संघ के स्वयंसेवक रहे थे और उनके ही संस्कारों के कारण मैं भी आगे चल के मतलब शादी होके मैं यहाँ पे आ गई नागपुर में, और यहाँ पे मेरा संबंध भी अहिल्याबाई धर्मार्थ दवाखाना अपना चलता है। और मेरे पिताजी की भी जो बहुत इच्छा थी कि अपने बेटी ने ऐसा कुछ समाज कार्य करना चाहिए, तो और मुझे वो अनासाया से नागपुर में आके जो मिला, तो मैं यहाँ पे जो जुड़ गई वो अभी जहाँ तक कि मेरे से हो पाएगा मैं वहाँ पे चालू ही रखूँगी। और बड़ा आनंद मिलता है यहाँ पे समाज कार्य करके, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे मिला है समाज की सेवा करने के लिए। ऐसा हमारा होम्योपैथी दवाई जो है वो किस तरह काम करती है और वो सामने के रोगी को किस तरह उसको ठीक करती है, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि होम्योपैथी दवाई ये डायनामिक लेवल पे प्रूव होती है। इसका मतलब है जैसे एलोपैथी ये गिनी पिग्स पे या प्राणियों पे प्रूव होती है और फिर वो आदमियों को दी जाती है, लेकिन होम्योपैथी दवाई ये हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स पे ही प्रूव होती है। तो हेल्दी पर्सन्स को भावनाएं रहती है, सुख दुख ये सब रहता है, तो ये सब ध्यान में रखते हुए वो दवाई मानसिक लेवल पे काम करती है, ताकि जो कोई भी रोग जो है ये मानसिक अपने विचारों से ही अपने शरीर पे परिणाम करता है। तो ये ध्यान में रखते हुए जो भी हम दवाई देते हैं, तो पेशेंट मेरे पास आने के बाद में उसकी पूरी हिस्ट्री ली जाती है, शारीरिक मानसिक पूरी, वो किस वातावरण में रहता है, वहाँ के उसके बचपन से लेके आज तक की फैमिली हिस्ट्री, उसकी पर्सनल हिस्ट्री, ये सब, वो किस तनाव में जीता है, किस प्रकार का उसको ताण तनाव या उसके विचार के धारा किस दिशा में बहती है, तो ये कुछ ना कुछ वहाँ पे विकृति रहती है उसके विचारों में, जिसका परिणाम वो कि कुछ रोगों के इसमें वो उसके शरीर पे दिखता है अपने को। तो ये सब ध्यान में रखते हुए उसको दवाई दी जाती है, ताकि वो दवाई उसके विचारों को विचारों पे परिणाम करती है। वो विचार उसके सही दिशा में आने के बाद में वो रोग अपने आप ठीक होता है। हम रोगों पे दवाई नहीं देते हैं कभी भी, पर्सन एज अ होल पर्सन को ध्यान में रखते हुए हम उसको दवाई देती है। मित्रों, आज आपने देखा कि राष्ट्र सेविका समिति सिर्फ एक संगठन नहीं है, बल्कि यह भारत की नारी शक्ति का जागरण पथ है। यह शक्ति है, आक्रोश नहीं, यह शील है
पर कमजोरी नहीं, या समर्पण है, स्वयं को खो देना नहीं। इन्हीं 3 मूल्यों की यह त्रिवेणी समिति को संगठन से आगे लेकर जाकर एक सांस्कृतिक आंदोलन बनाती है। आज भारत को नारी की आवाज नहीं बल्कि नारी का नेतृत्व चाहिए, और समिति की प्रत्येक सेविका एक घर, एक समाज, एक पीढ़ी नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र को गढ़ने की क्षमता रखती है। यही कारण है कि समिति और संघ दोनों अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते हुए भी एक ही लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, एक सशक्त, संस्कारी और संगठित भारत। एक अद्वितीय त्रिवेणी समिति से लेकर केवल संगठन नहीं बल्कि भारत के पुनरुत्थान की एक शांत लेकिन शक्तिशाली संस्कृति शक्ति बना दिया। अगले एपिसोड में अगले संगठन को लेकर आएंगे। आज का एपिसोड आपने देखा, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन देखकर यही नहीं रुकना है, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ साझा करना है। संघ गाथा में पुनः मिलेंगे। नमस्कार। संघ गाथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संघ गाथा